तो कौन से अधिकार से सुप्रीम कोर्ट में जाइए? वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता का अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार तो हनन हो गया। जो मेरी भूमिका है और जो मुझे करना चाहिए था और जो मेरी आकांक्षाएं हैं कि मैं ये कर सकता था या कर सकता हूँ, अगर वो नहीं पूर्ण होती है, थोड़ी रिग्रेट होती है। वो मैं तो आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं? पॉलिटिकल साइंस में इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़े? मैं आइए पॉलिटिकल साइंस में आपने वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना? जी सर। बहुत अच्छा है। लेकिन आप एनआईटी के स्टूडेंट थे? जी सर, एनआईटी अगरतला से। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेटली दिया फिर पॉलिटिकल साइंस? जी सर, इग्नू से मैंने इग्नू से किया? जी सर। तो 17 में आपने किया जो सिविल इंजीनियरिंग? जी सर। उसके बाद फिर क्या किया? कुछ निजी कारणों से मुझे घर पे रहना पड़ा था। क्या करना? कुछ निजी कारणों से मुझे घर पे ही रहना पड़ा था। क्या निजी कारण? माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी तो घर पर रहे? जी सर। मेरी बहन नहीं थी, थोड़ी उनको मानसिक परेशानी थी इसलिए। 2017 से? जी सर। तो मैं 2 साल घर पे रहा और सिविल सर्विस की भी तैयारी किया और कोरस्पॉन्डेंस से मैंने पॉलिटिकल साइंस में शुरू भी कर दिया था। तो अब सिविल सर्विस की तैयारी किया कि पढ़ाई छोड़ के माँ की सेवा किया? दोनों, जब मुझे समय मिला उसमें तो मैं साथ साथ करता रहा। तो फिर 2017 फिर इग्नू से आपने प्राइवेटली दे दिया पॉलिटिकल साइंस? जी सर। इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की? उसी कारण से उसी निजी कारण से मुझे घर पे आना पड़ा था। एलएनटी में मैं नहीं जा पाया था। एलएनटी में जॉब हुई थी? जी सर। एलएनटी कौन सा काम करती है? एलएनटी का कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है और एक वित्तीय फाइनेंशियल सर्विस का भी काम करती है। उनका दो है। पॉलिटिकल साइंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, भारतीय संविधान से पढ़ाई हुआ था? जी सर। जी सर। सबसे कॉमन चीज। जी सर। संविधान में आप ये फंडामेंटल राइट्स पढ़े आप? जी सर। कितने फंडामेंटल राइट्स? ये वर्गीकरण के दृष्टि से सर मैंने क्वेश्चन पूछा कितने फंडामेंटल राइट्स? संविधान में एक स्वतंत्रता का है, समानता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का है और एक संवैधानिक उपचार का अधिकार। कितना हुआ? ये 5 हुए सर। एक संपत्ति का अधिकार था, उसे अब वैधानिक अधिकार बना दिया। सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार फंडामेंटल राइट आपके हिसाब से कौन है? सभी बराबर महत्व पे रखते हैं सर। सभी बराबर। अगर एक ही को कहा जाए, मान लीजिए कि आपका राइट टू रिलीजन या राइट टू स्पीक, कोई भी राइट टू लाइफ, कोई एब्रिज कर ले, कोई छीन ले, क्या कीजिएगा? वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता पे अगर कोई हानि पहुंचाता है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। किस अधिकार से जाइएगा? अगर मुझे मेरा अधिकार हनन होता है, वैधानिक रूप से हनन होता है, तो कौन से अधिकार से सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा? वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता का अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार तो हनन हो गया। जी सर। अच्छा सॉरी सर, वो अनुच्छेद 32 के तहत मैं जाऊंगा सर। क्या है? क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें रीट जारी करती है। वो अधिकार नहीं होता तब? वो अधिकार हटा दिया जाए, सब अधिकार ये दो और दे दिया जाए। जी तब क्या कीजिएगा? मैं समझ नहीं पाया सर। तो इम्पोर्टेंस जो कहा जा रहा है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट ब्रिज हो जाएगा तो किस अधिकार के तहत आपको वो राइट मिलेगा? अम्बेडकर ने 5 फंडामेंटल अधिकारों में किसी एक अधिकार को इम्पोर्टेंट भी कहा है। अनुच्छेद 32 को ही कहा है उन्होंने, इसको आत्मा तो पूछ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया सर, सॉरी सर। सब तो बराबर है, सब फंडामेंटल राइट्स है। जी सर। लेकिन सबका महत्व अपने अपने है। अम्बेडकर ने इस बात को क्रांतित किया है, इसका कुछ महत्व होगा। जी सर। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से अवेयर है आप पूरी तरह से? जी सर। लैम डक सेशन क्या है? ये कोई भी जो आम चुनाव होता है
तो उसके बाद एक सत्र होती है जिसमें पिछले जो विधानसभा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित नहीं हो पाए उनके लिए वो सत्र होता है, लिमिटेड सत्र। लिमिटेड सेशन। जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर। शायद यह गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे शायद ये याद है। अब श्योर नहीं, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं तो नहीं बताइए यार, नहीं है। लैम डक किसको कहते हैं ये तो, अगर मतलब प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को। जी सर। श्योर है? जी सर। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो और राष्ट्रपति को देते हैं। फंडामेंटल एक्ट 32 आर्टिकल। जी सर। इसमें किसको पावर, एडिट कहाँ ज्यादा पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट? इसमें उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक है कि सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकती है। उच्चतम न्यायालय कौन हुआ? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सर, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सर। आपको बता रहे उच्चतम न्यायालय को जा रहे? नहीं सर, उच्च न्यायालय को मैं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट को सर। कैसे प्रूव कीजिएगा? उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ वैधानिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है सर इस संदर्भ में। और अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, लोकसभा में, अदर देन मेंबर ऑफ द हाउस कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? एक महान्यायवादी कर सकते हैं सर। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए सर। आपने वीकनेस और स्ट्रेंथ में बड़ा एक लंबी सी लाइन लिख दी है, जी सर। एब्स्ट्रैक्ट। एक इसका अर्थ मैंने नहीं समझा। रिग्रेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपने वीकनेस में लिखा है, और स्ट्रेंथ में लिखा है डेडिकेशन एंड परसिवरेंस टुवर्ड्स वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका अर्थ क्लियर करिए। वन वर्ड उसके लिए मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं। जब मैं अपनी जिम्मेदारी, जो मेरी भूमिका है एज ए पर्सन, अपने व्यक्ति के रूप में अपने परिवार के इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर, परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति और विश्व के भी प्रति, तो अभी तो सबसे प्राइमरी है कि परिवार के प्रति ही जो मेरी भूमिका है और जो मुझे करना चाहिए था और जो मेरी आकांक्षाएं हैं कि मैं ये कर सकता था या कर सकता हूँ, अगर वो नहीं पूर्ण होती है थोड़ी रिग्रेट होती है। वो मैं तो आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा, हर समय रिग्रेट करना पड़ेगा। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन इसके साथ मुझ में डेडिकेशन भी है कि मैं उसको अचीव कर सकता हूँ और उसके लिए मैं धैर्य भी बनाए रख सकता हूँ। अच्छा, धैर्य बनाए रख सकते हैं। ये 2-4 दिन पहले अखबार में निकला था जी सर कि ICMR, क्या है वो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हाँ, उसने घोषित किया था कि 50 दवाएं ऐसी हैं जो अब सही ढंग से प्रभावी नहीं रही हैं। देखा था आपने? अभी तो मैं अखबार नहीं पढ़ पाया हूँ। नहीं, अभी की बात नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है। 10 दिनों से एनीवे नहीं पढ़ पाया। अगर किसी ने घोषित किया है, ICMR जैसी संस्था ने, कि कुछ दवाएं प्रभावी नहीं रही, तो उसका क्या कारण हो सकता है? पहले तो प्रभावी थी वो। उसका सबसे बड़ा रीजन अभी WHO ने बनाया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। तो मेडिसिन के प्रति जो भी जीवाणुओं ने और क्षमता विकसित कर ली है, उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। और उसके जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन का ही दवा यूज करना या दवा बीच में ही छोड़ देना, और भी कारण है। तो उसके चलते वो दवाएं इफेक्टिव नहीं हो पा रही, नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने शायद जारी। तो क्या उससे ज्यादा पावर की दवा उसको बना करके समाज को देनी चाहिए? उसका प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए सर कि कौन सी दवा है। और एक तो सबसे पहले तो उसके रेमेडी के रूप में एक प्रिवेंटिव होना चाहिए कि सबसे पहले दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि आप किस तरीके से करें। और उस पर रिसर्च होना चाहिए कि आगे कौन सी दवाएं आगे जो समय के साथ ज़्यादा प्रभावी हो, उसके में रिसर्च में ज़्यादा। दांत के इलाज से संबंधित RTC एक शब्द होता है। RTC समझा है आपने? नहीं सर। RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा, टर्मिनल इल किसे कहते हैं? RCT नहीं सुना है सर। नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा,
ये आपने पीसीएम भी रखा हुआ था ना? यस सर, 11-12 में, इंटरमीडिएट में सर। फ्रीक्वेंसी क्या साउंड में और लाइट में क्या रोल है? दोनों ही वेव के माध्यम से एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना? है? जी सर। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड तीव्रता निर्धारित करता है। अब लाइट के समय में फ्रीक्वेंसी तीव्रता निर्धारित करता है। अच्छा बोलिए। समझ नहीं पाए सर, सॉरी। फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है ये इन दोनों में, लाइट में और साउंड में? फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने से क्या होता है ये सब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। स्पष्ट जानकारी नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी सर। उसमें प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, ये बताया गया है। कुछ खासा एक्सप्लेन करिए। जैसे लिफ्ट का उदाहरण देकर के बताइए। लिफ्ट का उदाहरण देकर के बताइए कि न्यूटन के तीसरे गति नियम का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, के कारण वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है? उसके चलते व्यक्ति स्थिर रहता है, मतलब स्थिर रहता है। स्थिर तो हमेशा रहेगा। तो ये जाता ऊपर रहे तब चाहे नीचे आता रहे लिफ्ट तो नहीं सर। कहने का मतलब है कि अगर वो खड़ा है तो वो नीचे अपना फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स उसका नीचे लग रहा होता है। और जिस पे वो खड़ा है लिफ्ट पे, तो वो उस पे भी ऊपर बल लगाती है, जिसके कारण दोनों फोर्स न्यूट्रल हो जाता है, तो वो स्थिर रह पाता है। ये थर्ड मोशन। हाँ ठीक है, ये थर्ड मोशन के प्रभाव से लिफ्ट ऊपर जाता रहे और नीचे आता रहे, तो दोनों में क्या प्रभाव अंतर होता है? इसमें एक सूडो फोर्स का रोल होता है सर। लेकिन ऊपर और नीचे जाने में पॉजिटिव या नेगेटिव के संदर्भ में मैं अभी थोड़ा सा अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद है सर। फॉर्मूला लॉ ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मास इंटू आर स्क्वायर होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिसका उसका दूरी होता है, वो मुझे याद है, अभी याद आ रहा है। एग्जैक्ट डिफिनेशन याद नहीं आ पाता। डिफिनेशन तो अलग है, न्यूटन के पहले गति नियम से निकलता है वो। अब बता दीजिए। मैं बता सकता हूँ सर, बताइए। जहाँ तक याद है, तो जो भी कोई भी वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहना चाहता है, अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाए। गतिशील से मतलब क्या है? गतिशील अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर वो उस पर अगर बाहरी बल ना लगाया जाए तो वो गतिशील ही रहेगा। ये कहने का मतलब उसी दिशा में उसी गति से गतिशील रहेगा ना? ठीक। यह है कि 5 इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर का नाम है क्या आपका घर है? जी। सबसे पहले विष्णुपद मंदिर और बोधगया, रेतशिला पहाड़ और वानावर धाम उसको बोलते हैं, हॉल्ट। और एक मेरे ही कोरमा पहाड़ भी है, तो वो भी जाना जाता है मेरे गांव के पास में, तो वो भी रिलीजियस के लिए जाना जाता है। ये 5 सर अभी याद आ पा। अभी कुछ वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है? अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है। कब तक चलेगा? पितृपक्ष मेला एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इस मंथ तक चल रहा है सर। 17 से पिछले अगस्त से शुरू हुआ था, अभी मंथ। कितने दिनों का होता है? सॉरी सर, नहीं गया कि है तो जानना चाहिए ना। डेट मैं गेस ही कर सकता हूँ कि एक फैमिली में है तो वो 20 दिनों के लिए ड्यूटी में आए हैं। कौन सी नदी बड़ा सीक्रेट रिवर है जिसको श्राप, किसी के श्राप से वो सूख गई थी? कौन सी नदी? फल्गु नदी सर। किनके श्राप से सूखी थी? नाम याद नहीं सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं? पॉलिटिकल साइंस में इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़े? किसके बारे में सर? स्टेट के उद्भव। जी सर। क्या है कंसेप्ट, क्या है? पश्चिम की दृष्टि से संप्रभुता से इसका स्टेट का उद्भव। नहीं, हम तो बोले कि स्टेट का उद्भव का थ्योरी है ना साइंस में, उसके बारे में बताइए। एग्जैक्ट दृष्टिकोण के बारे में बताऊं सर? नहीं, उद्भव, इवोल्यूशन थियरी ऑफ स्टेट। अच्छा, इतना बताइए, क्या स्टेट को बनाया गया कि इसकी अलग व्यवस्था थी? ये इवॉल्व होते गई। जैसे ग्रीक यूनानी एज में समाज को ही राज के बराबर माना जाता था, फिर मध्यकालीन युग में चर्च ही समाज और राज के बीच में मुक्त था। उसके बाद मैकियावेली के और थॉमस हॉब्स लॉक के बाद आधुनिक राज का कंसेप्ट ज़्यादा प्रबल हुआ। उसे फिर उदारवादी दृष्टिकोण से लॉक और
JS मिल ने आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद लॉक का क्या कंसेप्ट था रिगार्डिंग स्टेट? सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। जनरल बिल थ्योरी क्या है? जी सर, जनरल बिल थ्योरी क्या है? ये रूसों की समान इच्छा के सिद्धांत है सर। तो इसका क्या कंसेप्ट है? उसमें एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता सर। उसमें ये मुख्यतः गणतंत्रवादी पे बल देते हैं, जिसमें जनता की इच्छाएं को ही सर्वोपरि मानते हैं। दी प्रिंस किसकी रचना है? जी सर, दी प्रिंस का नाम सुना आपने? मैकियावेली की सर। मैकियावेली का क्या कंसेप्ट था? मैकियावेली मुख्यतः शक्ति राजनीति और यथार्थवादी राजनीति से संबंधित है कि वो मानव का व्यवहार को स्वार्थी ही मानते हैं और वो अपना हित चाहने वाला मानते हैं। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ एंड और मीन्स के बारे में उनका कुछ कहना था? जी सर, अगर वो उनका मानना था कि अगर अगर अंतिम लक्ष्य अच्छा है तो उसके लिए किसी भी साधन का उपयोग किया जा सकता, ये उनका मानना था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी परमहंस सर। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम नहीं याद। इनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम? एक नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। पॉलिटिकल साइंस में एक ठो लास्ट पूछ रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन इंस्टीट्यूशन होता है उसका क्या उद्देश्य है? उनका मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा। क्या नियम क्या अभी कौन है 16? अभी कौन सा कमीशन फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूशन हुआ है? अभी 16वीं का हुआ है सर। उसके कौन है चेयरमैन? अरविंद पनगड़िया सर। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग थिंक टैंक है सर, जिसे योजना आयोग को समाप्त कर बनाया गया है। किसके जगह आया नीति आयोग? योजना आयोग के सर। योजना आयोग कब स्क्रैप हुआ? जी सर, उसे 1 जनवरी 2015 के पहले किया गया, लेकिन जो एक राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है कि वो समाप्त हुई। ओके सर, ठीक है, मतलब फिजिक तो ठीक ही है। वो थोड़ा इग्नो से अवेयर है आप ना? इग्नो क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो जिसे 1985 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था संसद के द्वारा सर। तो ये बहुत ओपन क्यों है? ओपन के का आशय जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर कोर्सेज करने की, आपको रेगुलर कोर्सेज से नहीं संबंधित, ये मुझे। चलिए ठीक है, इंटरव्यू तो आपका हो गया है जी। थोड़ा सा जो शुरू में आप में कॉन्फिडेंस की कमी लगी जी, बाद में ठीक हुए। तो वो पॉलिटिकल साइंस का तो आपने आंसर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा स्टम्बलिंग थी। मैं समय प्रश्न को समझ नहीं पाया। ये भी डिमेरिट है ना? जी सर, इसलिए ये बड़ा डिमेरिट है। क्वेश्चन जो बोर्ड में इंटरव्यू होता रहे और आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, फिर दोबारा कहेंगे सर रिपीट, या हम नहीं समझे, तो एकदम नेगेटिव होगा। बी अटेंटिव, इतना आपको क्वेश्चन समझने की भी क्षमता पर्सनालिटी का पार्ट है। जी सर। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, सर्च करना है, अंग्रेजी के शब्द से नहीं समझ पाए, बोलने की फ्लुएंसी से नहीं समझ पाए, तो इतना आहिस्ते भी नहीं बोले। जी, तो इसका मतलब ये कि या तो भाषा का प्रॉब्लम है, तो इसका नहीं, भाषा जो कॉमन बोलचाल में जो यूज़ की जाती है अंग्रेजी, उतनी जाननी होगी। जी सर। और बाकी ठीक है सर, आप बताइए। ये जो जी सर, ग्रेजुएशन तक, ये यहाँ तक 12th तक, इसलिए पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की सामान्य बातें हैं ना, उनको एक बार दोहरा लीजिएगा। और सब तो बाय एंड लार्ज ठीक है। और अखबार वगैरह से तो वाकिफ रहिएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक, फिर टर्मिनल इल, ये सब कुछ आया था इधर, टर्म बहुत हुआ था। इसलिए आया था कि जो लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनकी रिकवरी संभव नहीं है, यह डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसे के लिए अब सरकार यह कानून बनाने जा रही है कि उनके अटेंडेंट की सहमति से
उनके लाइफ सपोर्टिंग जो उपकरण है वो हटा दिए जाएं, ताकि वो शांति से अपना यूथेनेसिया से संबंधित। यूथेनेसिया तो अलग चीज है। यूथेनेसिया में तो हम अलग से कुछ देते हैं जी सर। अच्छा। वो गुड डेथ ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें देते नहीं है। इसमें सिर्फ वेंटिलेटर हटाते हैं। हाँ, पैसिव हुआ हाँ, उसमें तो हम हटाए थे। क्योंकि आप गया से हैं, गया बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है और अभी पितृपक्ष चल रहा है। आपका कब है इंटरव्यू? 23 पर। तो उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गया में जो है माता सीता का श्राद्ध था जी सर। ठीक है। उसके बाद वहाँ एक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से रबर डैम आया है जी सर। वो जो पितृपक्ष जाते हैं ना करने के लिए, सबको गंगा का पानी मिलता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और गया का जो बोधि टेम्पल जानते ही हैं, वहाँ पर बीपाट का है, बिहार के है ना, बीपाट का हेडक्वार्टर। जैसे पार्टीशन हुआ ना तो ATI जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में रह गई, तो टेम्प्रोरी चला बीपाट यहाँ पर वाल्मी में, लेकिन अब अपनी बिल्डिंग बन गई है गया में, बोध गया में जी सर। मैं गया वहाँ IIM का खुल गया है, मेडिकल कॉलेज है। दीज आर करंट हैपनिंग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।